हेलो एंड वेलकम टू एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भोपाल। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, मैं अनिल पाटीदार आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी के इस सेशन में। और मैं बार बार बात कर रहा हूं कि हम इस सीरीज में आपका पूरा पॉलिटी जो है वो इतना अच्छे से हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर में बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बैकग्राउंड क्या था। और इसमें हमने अंग्रेजी शासन काल के दौरान यानी ब्रिटिश एरा जो चल रहा था भारत में, ब्रिटिश रूल चल रहा था, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले या ब्रिटिश राज की बात कर ले, जिसमें हम लोगों ने कई सारे अधिनियमों को, कई सारे एक्ट को वहां पर अलग अलग करके पढ़ा था। मेरी आशा यह है कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे और कुछ चीज समझ में आ गई होगी कि भारत का संविधान बनने से पहले ही ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, भारत में शासन करने की जो प्रणाली है, अंग्रेज भली भांति विकसित कर चुके थे। अब रही बात भारत के संविधान के निर्माण की, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था। इसलिए आज का हमारा जो हमारा टॉपिक है वही है संविधान सभा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत के संविधान सभा की बात करें, जिसने भारतीय संविधान को बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था। आइए एक एक करके इस प्रोसेस को भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे भारतीय संविधान को आखिरकार बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये आइडिया, जो भारत के संविधान को बनाने का जो आइडिया था, वो जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय साहब की बात करें तो ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति थे, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। आज वर्तमान में आपने एक पार्टी का नाम जरूर सुना होगा, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने बनाया था इसको, वो थे एम एन रॉय। एम एन रॉय वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया के संविधान को पढ़ के सोचा कि भारत में भी इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने बोला कि भारत में राजा महाराजा को वापस ला करके लाने की जरूरत थोड़ी ना है, कि राजा महाराजा बहुत अच्छे से शासन थोड़ी ना करते थे, वो तो अपने शासन को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे राजाओं से लड़ते थे। और किसी भी राजा को पैन इंडिया लेवल पर पूरे भारत पर राज करने का कोई अनुभव तो है ही नहीं। तो कैसे किसी व्यक्ति को देश का राजा बना करके हम अंग्रेजों को भगा करके उनको ले आए। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे तो हम लोग देश में संविधान बनाएंगे और देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छी चीज है, उन्होंने इसके बारे में सुना पढ़ा था। तो इन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली डिमांड की, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में संविधान की औपचारिक घोषणा किसने की या मांग किसने की, हु राइजेस द डिमांड ऑफिशियली, हु राइजेस द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली बार ऑफिशियली डिमांड जो की थी वो थी एम एन रॉय के द्वारा। तो चलिए एम एन रॉय के बाद बात करते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए 1934 में एम एन रॉय ये डिमांड करते, 1934 में, क्या 1934 में इंडिया आजाद हो गया था? आप बोलोगे नहीं सर, इंडिया तो उस समय गुलाम था। 1934 की बात कर रहे हैं, देश कॉलोनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट की। जब देश ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी था 1934 में, एक गुलाम देश में किसी व्यक्ति की बात, अकेले इंसान की बात को क्या कोई सुनेगा? आज 2023 चल रहा है, 2023 में भी अगर आप सड़क पर सरकार के खिलाफ अकेले नारा लगाने के लिए खड़े हो जाओगे तो आपको कोई शायद कुछ सुनेगा भी नहीं, और ट्रैफिक की आवाज में शायद आपकी आवाज भी कहीं दब के रह जाएगी। दोस्तों, जब तक किसी व्यक्ति के पीछे लोगों का पावर नहीं मिलेगा तब तक सत्ता तक वो बात पहुंचेगी नहीं। न्यूज वाले क्यों अकेले आदमी की बात छापने लगेंगे? लेकिन इस अकेले आदमी की बात को इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि अकेले थे और देश गुलाम था और अंग्रेज के हाथ में सत्ता थी। एम एन राय साहब को पता था कि कांग्रेस ये काम कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस की सहायता से, कांग्रेस के द्वारा भी ये बोला गया कि भाई हाँ, हमें ऑफिशियली डिमांड की, हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें संविधान चाहिए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनली डिमांड की फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की। संविधान सभा को बनाया जाए, ये शब्द आया था कि संविधान सभा की मांग उठी थी ऑफिशियली। ये कांग्रेस के इस अधिवेशन में उठी थी 1935। 1938 में तो उन्होंने और बोल दिया था कि भाई हमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तो बनाना ही है। स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बनाना है, उस इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड कर रहे हैं। और ये संविधान सभा के
ऑल द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ध्यान रखना, सभी जो मेंबर होंगे वो होंगे इंडियंस। सभी मेंबर कैसे होंगे? वो इंडियंस होंगे, भारतीय होंगे। और यही मांग इनकी थी कि बिना भारतीय लोगों के हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1927 में हम लोग देख चुके थे। क्या देख चुके थे 1927 में? 1927 में हमको समझ में आ गया था कि अंग्रेज मनमानी करते हैं, और 1927 में साइमन कमीशन नाम का एक कमीशन भारत में आया था, जिसमें सातों के सात मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर थे। एक भी व्यक्ति इंडियन को नहीं लिया गया था। तभी हमने समझ लिया था कि अगर देश का संविधान बनाना है तो उसे हमें खुद बनाना पड़ेगा, और भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बाय इंडियंस। ये जो लाइन कही गई है, जो स्टेटमेंट है, ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने ये शब्द कहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, कि हु स्टेटेड दैट द स्टेटमेंट दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बाय इंडियंस या प्रिपेयर्ड बाय इंडियंस, इंडियन ही बनाएंगे, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का था। क्योंकि महात्मा गांधी से जब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जो भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद से जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जब गांधी जी से पूछ रहे थे, उन्होंने बोला कि गांधी जी, आपको पता है कि देश के जो आपके चहेते नेता लोग हैं, वो देश का आईन लिख रहे हैं, आईन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख रहे हैं, तो आप क्या विचार देना चाहेंगे? तो गांधी जी ने सिंपल शब्दों में कहा था कि ये जो भी बना रहे हैं बस अंग्रेजों के हाथ ना चढ़ जाए, जो भी बना रहे हैं खुद बना ले, भारतीय बनाए तो ज्यादा बेहतर है। यही मैं कहूंगा, अंग्रेजों को इन्वॉल्व ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। इसी वजह से इनकी डिमांड क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि हम ही बनाएंगे, बाकी दूसरों को नहीं बनाने देंगे। ठीक है, लेकिन 1938 तक आते आते किसी ने बात मानी नहीं। वो तो हुआ ये कि 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था अगस्त ऑफर। इसको क्या बोलते हैं? अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है इसको, अगस्त। इसी अगस्त प्रस्ताव की वजह से, इसी अगस्त प्रस्ताव में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, हम भारत के संविधान सभा बनाएंगे। इन्हें ये बिल्कुल नहीं कहा था कि भारतीय लोग बनेंगे जो भी, लेकिन हाँ, हम बनाएंगे, ठीक है बनाएंगे। क्यों बोला था? उसके पीछे भी रीजन था। 1940 याद करो दोस्तों, इस समय कौन सी घटना दुनिया में चल रही थी? इस समय दुनिया में घटना चल रही थी वर्ल्ड वॉर सेकंड। दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1939 से ही शुरू हो गया था, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसके साथ ही दुनिया का दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और इस दूसरे वर्ल्ड वॉर के साथ ही अंग्रेजों को लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की जरूरत तो पड़ेगी ना। और भारतीय लगातार मांग कर रहे थे, हम तो विरोध ही कर रहे थे उनका। हमारे जबरदस्ती सैनिकों को युद्ध में धकेल दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विद्रोह किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, सरकार चलाने में इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो इन्होंने बोला ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ने मान ली बात कि हम आपके लिए ऑफिशियली हम आपकी बात को जो है मानते हैं और संविधान सभा बनाएंगे आपके लिए। लेकिन अभी हम लोग युद्ध में लिप्त हैं, हम युद्ध में व्यस्त हैं, तो फिलहाल पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम लगातार उनसे मांग कर रहे थे कि भैया बनाओ, कब तक नहीं बनाओगे? तो हुआ है कि फाइनली, जब तक, इससे पहले कि मैं कैबिनेट मिशन 1946 की बात करूं, मैं आपको ले जाना चाहूंगा क्रिप्स मिशन पे। पहले ये आया था क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन से पहले हम लोग क्रिप्स मिशन 1942 में आ गया था, 1942 में। कैबिनेट मिशन से पहले क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। और इस क्रिप्स मिशन में 3 लोग थे, इसमें भी तीनों लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे क्रिप्स मिशन के मेंबर, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इसलिए इसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को 1942 में भेजा गया था, क्योंकि भारतीय लोगों को जब 1940 में बोल दिया कि भाई बना देंगे, और हम भारतीयों को अगर कोई बोल दे, वादा कर दे किसी चीज का, तो हम लोग जब तक वो नहीं मिलता हम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। हम लगातार अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि दे दो भाई, दे दो भाई, क्या है, संविधान बनाओ, युद्ध लड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, हमको संविधान चाहिए। तो लगातार हमारी मांग के चलते उस समय क्लीमेंट, मेरे ख्याल से विंस्टन चर्चिल साहब उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, जो नहीं चाहते थे शुरुआत में, उनका मन नहीं था ज्यादा कि इसको कुछ करे, जो भी था, लेकिन उन्होंने बोला, क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। और क्रिप्स मिशन ने जो है इस तरह का बयान दिया कि वो बनाना ही नहीं चाहते थे संविधान सभा,
लेकिन फिर भी इनने बोला, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इनने क्या बोला कि हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, हम एक ही शर्त पर बनाएंगे, व्हेन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस बोथ आर एग्रीड, जब मुस्लिम लीग भी इस बात पर राजी हो जाए कि हम जो चाहते हैं वो बनेगा, प्लस कांग्रेस भी राजी हो जाए, दोनों अगर राजी हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे। और वो बोलेंगे संविधान सभा जो होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी, पूरे देश के, हम डिवाइड नहीं कर रहे इंडिया को, एक ही बनाएंगे। 1940 में मुस्लिम लीग बार बार बोल रही, चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान चाहिए। ये बात क्रिप्स मिशन को पता थी, इन तीनों लोगों को पता थी कि अगर हम लोग ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ आने की कहेंगे तो ये दोनों मना कर देंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें बिल्कुल दोनों में बनती नहीं है। यही हुआ। क्रिप्स मिशन ने बोला कि हमारी एक शर्त है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अगर साइन कर देते हैं तो हम आपकी से मीटिंग करेंगे और बात करेंगे कि कैसे संविधान सभा या क्या करना है आगे देश के लिए। लेकिन हुआ ये कि क्रिप्स मिशन जो आया तो था, लेकिन मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, मना कर दिया, ये तो एग्री नहीं हुए, साइन नहीं किया, आगे बात करने को तैयार नहीं थे दोनों। इस वजह से क्रिप्स मिशन वापस लौट गया था। क्रिप्स मिशन का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, क्रिप्स मिशन वापस लौट गया। और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने, इन्होंने एक शब्द भी कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक निकला, जिसमें कुछ था ही नहीं भाई, ये तो पिछले तारीख का चेक दे दिया गया है, इस तरह का कुछ। तो क्रिप्स मिशन ने बनाने की कोशिश की ही नहीं, वो चाहता था कि कुछ बनाए ना। लेकिन 1942 के बाद लगातार हम लोग अंग्रेजों से मांग करते रहे कि हमारे संविधान बनाना चाहिए। हम एक बात तो जान गए थे कि इसलिए अंग्रेज नहीं बनाना चाह रहे क्योंकि अभी युद्ध में, एक काम करते, युद्ध निपट जाए उसके बाद लगातार प्रयास करेंगे। तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला होने के साथ ही जापान आत्मसमर्पण कर देता है और अंग्रेजी खेमा जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला जो खेमा है, वो युद्ध जीत जाता है और आखिरकार हिटलर खुद आत्महत्या कर लेता है, युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन युद्ध में बहुत क्षति हुई थी अंग्रेजों को, इंग्लैंड को बहुत क्षति हुई और वो इतना ज़्यादा भार नहीं सहन कर पा रहा था। इस वजह से ये हुआ कि लगातार उनका प्रयास ही था। और 1945 में एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई थी। 1940 हमारे किस्मत इस समय चल रहे थे, हमारे किस्मत इस समय अच्छे खासे काम कर रहे थे, क्योंकि एक तो ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, दूसरा है कि 1945 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो थे वो लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बने। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और प्राइम मिनिस्टर बने लेबर पार्टी के, मजदूर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने एटली साहब। ये चाहते थे कि भारत आजाद हो, ये भारत की आजादी के बिल्कुल हिमायती थे, इन्हें चाहा कि भारत आजाद होना चाहिए। इसीलिए इन्हीं के द्वारा एक एक्ट भेजा गया, एक कमीशन भेजा गया, विच इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में आया और इसी कैबिनेट मिशन की वजह से भारत में संविधान सभा का बनना तय हुआ। तो कैबिनेट मिशन कम्स इन इंडिया विच हैज 3 मेंबर, जिसमें 3 सदस्य थे, ध्यान रखना कौन कौन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें 3 सदस्य थे, उनके नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके सामने लिखे हुए हैं। आप चाहे तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन के साथ। इस बार कैबिनेट मिशन बिल्कुल इत्मीनान से आया था, ये मन बना के आए थे कि कुछ बना के आना है। कैबिनेट मिशन जब भारत में आए तो इनकी वापस वही शर्त, तीनों लोग वही, सबको पता था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पहले से प्रिपेयर थे कि तीनों लोग वही आ रहे हैं। नाम बदल गया मिशन का, लेकिन हो सकता है कि मोटिव सेम हो। और आकर के उन्होंने बात तो वही कही, उन्होंने वापस अपनी शर्त रखी। शर्त ये रखी कि अगर हम चाह रहे हैं कि एक तो चाह रहे हैं कि देश को आज़ाद करने के लिए हमें आज़ाद करना है देश को, लेकिन देश को आज़ाद करने के लिए एक तो हम अनडिवाइडेड इंडिपेंडेंट देंगे आपको, एक भारत, अविभाजित भारत वापस छोड़ के जाएंगे, प्लस एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और संविधान के लिए आपकी संविधान सभा बनाएंगे। उनको पता था कि मुस्लिम लीग कहने के मना करेगा, इसलिए पहले से ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिपेयर्ड थे इस चीज के लिए। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मना लिया था इस बात के लिए कि आपको एग्री करना पड़ेगा क्योंकि आपको पाकिस्तान चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन पहले संविधान तो बनाने दो, जो भी होगा बाद में देखेंगे। फिलहाल कैबिनेट मिशन वापस नहीं लौटना चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत आया, उन्होंने अपनी डिमांड रखी, कांग्रेस बीजेपी और मुस्लिम लीग एक साथ हो जाए तो हम आपके साथ बात करते, नेगोशिएशन करते और बात करते हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना है, क्योंकि वैसे भी अब भारत की आज़ादी का समय नज़दीक आ चुका था। अब ये हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। तो ये कैबिनेट मिशन ने 2 काम किए, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन किस काम के लिए जाना जाता है तो आपको 2 काम याद रखना है।
पहला काम ये कि इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। एक तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के लिए इन्होंने स्टेब्लिश किया था, इसको बोलते हैं अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार। उन्होंने बोला कि हम देश को छोड़ देंगे लेकिन उससे पहले एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बनाएंगे, सरकार चलेगी कैसे। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम उन्होंने बोला कि ये दोनों चीज बनाए, संविधान सभा का भी निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ संविधान सभा का भी निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी कि इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये दोनों चीजें यहां से होगी। अब ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट में वैसे तो मुस्लिम लीग ने शुरुआत में तो यस बोल दिया कि ठीक हम आपके साथ में हैं, लेकिन जैसे ही अब ये हुआ कि संविधान सभा कैसी बनेगी ये समझ ले जरा। संविधान सभा बनाने को कहा तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर हम लोग संविधान सभा की बात करें तो टोटल जो मेंबर होंगे वो 389 मेंबर होंगे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने जो मेंबर बनाए थे 10 लाख लोगों में से एक मेंबर को चुनने की बात कही थी कि अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें, प्रतिनिधित्व की बात करें, तो लगभग 10 लाख लोग में से एक व्यक्ति तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग खाली दिल्ली से ही सारे लोग चुन ले, पूरे देश से अलग अलग रियासतों से अलग अलग जगहों से देश के लोग आने थे। तो उन्होंने बोला कि दो तरीके के लोग आने चाहिए थे, एक तो वो जिसको बोलते थे हम लोग ब्रिटिश इंडिया, 296 मेंबर ब्रिटिश भारत से आने थे जो कि इलेक्टेड मेंबर थे, और 93 मेंबर जो है वो फ्रॉम प्रिंसियली स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं देशी रियासत। अब ये क्या है देशी रियासत, ये थोड़ा समझिएगा, और क्या है ये ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत से 296 लोग आने थे, और दूसरी चीज बची हुई है प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों से 93 सदस्य आने थे। ये जो 296 थे इसको भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि 296 में से 292 तो इलेक्टेड डायरेक्ट होके आते थे, प्लस जो 4 मेंबर थे वो कमिश्नर थे। कौन कमिश्नर थे मैं आपको बता दूंगा, वो ब्रिटिश सरकार के कमिश्नर थे, उनको यहाँ से नियुक्त किया गया। 296 लोग सीधे ब्रिटिश भारत से आए थे। अब ये ब्रिटिश भारत किसको कहेंगे, देशी रियासत, दोनों में अंतर क्या है। जब देश गुलाम था तो मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति से पहले भारत में 1857 की क्रांति से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के द्वारा बहुत सारे ऐसे शासक आए, यानी यूं कहें कि गवर्नर जनरल आए, जिन्होंने भारत की रियासतों को हड़पने का प्रयास किया और अंग्रेज की सत्ता में मिलाने का प्रयास किया। बहुत सारी रियासतें मिला ली गई, जो जो रियासतें अंग्रेजी सत्ता में मिलती गई उन सबको कहा जाने लगा ब्रिटिश इंडिया। आखिरकार भारतीयों ने एकत्रित होकर के, हम लोगों ने एक होकर के एक यूनियन बना करके 1857 में रिवॉल्यूशन किया, द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था। हुआ है कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और भारत में क्राउन राज आ गया, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश राज। तो जब ब्रिटिश राज भारत में आया तो उसने ये कहा कि अब हम आगे इन फ्यूचर कोई भी भारतीय रियासत को नहीं हड़पा जाएगा। भारत क्राउन जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है इन रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेगा। राजा तो होगा लेकिन वो सबसे ऊपर किसको मानेगा, क्वीन को मानेगा। ब्रिटेन की महारानी को यहाँ पर सबसे ऊपर माना जाएगा और उसी को ताज जो है क्राउन के अंदर ही ये सब लोग राज करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट शासन था और ये डायरेक्ट शासन था, ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो लोग आने वाले थे, कितने लोग आने वाले थे, जो लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों की संख्या कितनी है, ये बोल रहे हैं कि 296 जो लोग हैं उसमें से 292 लोग डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आने वाले थे, इलेक्टेड, ठीक है। और बाकी 93 जो मेंबर थे ये प्रिंसली स्टेट मतलब देशी रियासतों से आ रहे थे, लेकिन ये क्या थे, नॉमिनेटेड थे, मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत, नॉमिनेटेड का मतलब होता है जिनका चुनाव नहीं होगा, सीधे राजा अपने यहाँ से भेज देंगे। अब बात ये हुई इलेक्टेड में भी कैसा इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं होता था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही थी। इलेक्शन भी कैसा हो रहा था, इनडायरेक्ट हो रहा था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन करके उनको लाया गया था। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे थे, सभी राज्यों में उस समय विधानमंडल हुआ करती थी, विधानसभाएं पहले भी थी। 1937 में चुनाव हुआ था ना, तो उस 1937 में चुनाव में विधानसभा बन गई थी, दो बार चुनाव हो गए थे उस समय। तो 1937 में चुनाव हुआ, उसके 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ। तो चुनावों में जो बनी थी सरकारें उन लोगों ने ही इनको चुन के भेजा था।
तो हुआ ये कि 296 जो आप बता रहे हैं ना, ये 296 का क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन की। 292 लोगों का जब इलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुआ, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से था। रिजल्ट ये था, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके पास कितनी सीटें आई, कांग्रेस के पास में 208 सीट्स यहां पर आई। वहीं मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 73 सीटें, और बाकी सीटें जो है वो अदर कम्युनिटी के पास चली गई, अदर पार्टी के पास, छोटी मोटी सीटें, ज्यादा सीटें बचती भी नहीं है। इसी में अगर हम लोग बोले, दोनों को मिलाकर अगर हम बोले, महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, महिलाएं कितनी थी, हाउ मेनी वुमेन्स, महिलाएं कितनी थी, तो वुमन यहां पर थी टोटल 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और 3-4 बार पूछ लिया गया कि महिलाएं कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो महिलाएं पूछ सकता है, तो एससी के मेंबर भी पूछ सकता है, एसटी के मेंबर भी पूछ सकते हैं। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अनुसूचित जाति के मेंबर टोटल 26 थे और अनुसूचित जनजाति के मेंबर 33 थे। बिल्कुल, ये आंकड़े देख करके आपको लग रहा होगा कि सर शायद आपने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है और शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या कम है। लेकिन उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स था ही नहीं, तो ये तो उन लोगों में से निकाला गया कि इतने इतने थे। तो बिल्कुल 33 एसटी के ही थे, ट्राइबल्स थे, और 26 जो थे वो शेड्यूल कास्ट से ही थे। और ये सारी जो है आंकड़ा आपके सामने यहाँ पर रहा। बात आती है कि अंबेडकर साहब कहाँ से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी आर अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कहां से चुने गए थे, तो सबसे पहले बी आर अंबेडकर साहब जो है वो बॉम्बे से चुने गए थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी उस समय, बॉम्बे से उनको इलेक्ट करने की कोशिश, वो चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। वो चुनाव क्या गए थे, हार गए थे चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ पाए। लेकिन हुआ ये कि उनको एक राजा ने ऑफर दिया, और जो राजा थे बंगाल रियासत में एक राजा हुआ करते थे बंगाल में, और उनने बोला कि मेरे पास एक मेंबर का नॉमिनेट करने का पावर है, आप चाहे तो जा सकते हैं। तो शुरुआत में तो नहीं गए, लेकिन बाद में इन राजा ने, और राजा था वो कौन, वो कहाँ का राजा था, वो जयसुर कुलना नाम की एक रियासत थी। बता दूं, ये जो रियासत थी, इन 93 मेंबर में से जयसुर कुलना, जयसुरा कुलना रियासत, जयसुरा कुलना रियासत जो थी, ये आज प्रेजेंट में बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में चली गई थी उस समय, लेकिन इस यहाँ से शुरुआत में बी आर अम्बेडकर साहब को चुन के लाया गया था। इसलिए क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आता है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से नॉमिनेटेड हुए थे, मनोनीत हुए थे, तो वो बंगाल में, बंगाल से शुरुआत में थे। बंगाल था उस समय, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही था, 1946 की बात हो रही है, बंगाल से थे। लेकिन हुआ है कि 1947 में आजाद हो गया देश, फिर से बता दूं मैं, 1947 में आजाद हो गया, तो बंगाल का वो हिस्सा जो जयसुर कुलना रियासत थी वो पाकिस्तान में चली गई। अब कैसे आएंगे अंबेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब आप वापस से बाहर हो गए उससे। बी आर अम्बेडकर साहब को इसमें आना जरूरी था, क्यों, क्योंकि उनका बोलना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण अगर करना है तो मुझे संविधान सभा का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा संविधान बनेगा जिसमें लोगों के साथ पहले से भी शोषण हो रहा था, फिर शोषण होगा। ये शोषण की जो 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 सीरीज है खत्म ही नहीं होगी। इसी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन से भी बात की, और उनके बात करने के बाद वापस से कांग्रेस से इनको लड़ाया गया। अब ये कांग्रेस के मेंबर पहले नहीं थे, अब बने कांग्रेस के मेंबर, कांग्रेस से लड़ाया गया, और उसी बंबई से जहां उनको हराया गया था, बंबई की सीट वापस से उनको दी गई और वहां से जिता के लाए गए। तो बाद में आजादी के बाद बी आर अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट होकर आए थे, इनका बाद में इलेक्शन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब मनोनीत, नॉमिनेटेड कहां से हुए थे, तो आप बोल सकते हैं बंगाल से हुए थे, और रियासत का नाम पूछे तो जयसुर कुलना रियासत से। नॉमिनेटेड, मनोनीत, इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर कहां से इलेक्ट होकर के संविधान सभा में आए थे, इलेक्ट शब्द आ गया, चुनाव, कहां से निर्वाचित होकर के आए थे, ये शब्द ध्यान करना, कहां से निर्वाचित होकर के आए थे, तो आपका आंसर होगा सर बॉम्बे, क्योंकि इलेक्शन हुआ था बॉम्बे में, उनका नॉमिनेशन हुआ था उनका जयसुर कुलना में। तो इस तरह से एक बहुत एक बोल सकते ना कि
एक नाटकीय रूपांतरण हुआ उनका, नाटकीय मोड़ आया कि कभी वो आए फिर चले गए फिर आए, लेकिन फाइनली एक था ना कि उनका आना बहुत जरूरी था, इस वजह से हुआ। और ये 4 कमिश्नर कौन है, इन कमिश्नर की भी बात मैं आपको बता दूं। ये 4 कमिश्नर कौन है? तो 4 कमिश्नर जो हैं आपके, एक कमिश्नर था, मैं नाम बताया तो, एक था दिल्ली का कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ दिल्ली, कमिश्नर ऑफ गिलगित बलूचिस्तान आई थिंक, और तीसरा जो था वो कमिश्नर ऑफ अलवर राजस्थान, और चौथे जो थे वो कमिश्नर ऑफ कुर्ग कर्नाटक के कमिश्नर। इन 4 जगहों के कमिश्नर को, दिल्ली, गिलगित बाल्टिस्तान और अलवर और चौथा था कुर्ग, इन चारों कमिश्नरों को भी यहाँ पर जगह दी गई। इस तरह से 296 जो मेंबर थे वो कहां से थे? ब्रिटिश इंडिया से थे, और 93 मेंबर कहां से थे? वो थे देसी रियासतों से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और आगे क्या समझना है इसमें? इलेक्शन इनके कैसे हुए थे? इलेक्शन इनके हुए थे इनडायरेक्ट, क्योंकि सभी लोगों ने, आम आदमी ने वोटिंग नहीं की थी। वोटिंग जो की थी वो सब उसी समय के मेंबरों ने की थी जो ऑलरेडी विधान सभाओं में थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज पहले हुआ करती थी, आज भी है, वो पहले भी थी, उन लोगों ने वोट किया था। और ये एक एक मेंबर कितने मेंबर का था? 10 लाख लोगों में से एक था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। वो तो वैसे भी नॉमिनेटेड थे, इनका हुआ था इलेक्टेड, ये इलेक्टेड थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इलेक्टेड थे। यहां तक बात समझ में आई? अब इलेक्ट हो गए, मैंने मेंबर भी बता दिए कौन कौन से मेंबर कहां से, ये भी समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया था कि टोटल नंबर का आधे से ज्यादा तो किसके पास आ गया? कांग्रेस के पास आ गया। मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि अपनी दाल गलने वाली नहीं है। तो इसलिए हुआ ये कि फिर इनने इलेक्शन तो हो गया, अब सिटिंग होना शुरू हो गई, सिटिंग होना शुरू